हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। जो पिछला वीडियोज है उसमें हम लोग इसका जो पहला लेसन है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ वो पढ़ चुके हैं पार्टी में। आज हम लोग जो इसका सेकंड चैप्टर है द टू ब्यूटी, जो कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी के द्वारा कंपोज किया गया है, इसको पढ़ना है। इस समय कवि ने यह बताया है इस लेसन के माध्यम से कि जो सच्ची सुंदरता होती है वह क्या होती है। इस पोयम के विषय में पढ़ने से पहले हम लोग जो पोएट है उसके विषय में जानना, तो हम लोग इस कवि के विषय में जो इसका लाइफ एंड वर्क है इसके विषय में जानेंगे कि जो थॉमस कैरी का वर्क है और इसका जो लाइफ है वो कैसे स्पेंड हुआ है, कैसा रहा है। तो यू सी अबाउट द पोएट, यानी थॉमस कैरी born 1598 and he has died 1639. Thomas Carey was born in West Wickham in 1598। यानी थॉमस कैरी का जो जन्म हुआ था वो 1598 में वेस्ट विकहम में हुआ था। यानी थॉमस कैरी वॉज बोर्न 1595 in West Wickham. He is one of the cavalier poets of the Caroline period. Thomas Carey is one of the horsemen or gallant poet belonging to the Caroline period. यानी यह कैरोलिन पीरियड का एक घुड़सवार या अश्वारोही और गैलेंट कवि था जो कैरोलिन पीरियड से बिलोंग करता था। तो अब वो पीरियड की बात जहाँ तक है, आप हिंदी को जैसी कालों में बांटा गया है उसी तरह से इंग्लिश को भी पीरियड में बांटा गया है। ये कैरोलिन पीरियड से बिलोंग करता था। He was educated at the Corpus Christ College, Oxford, and became secretary to Sir Dudley Carleton at Venice and later for a short time at the Hague। जो थॉमस कैरी था वो अपनी शिक्षा को क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड से प्राप्त किया था। यानी थॉमस कैरी अचीव हिज एजुकेशन at the Oxford Corpus Christ College and become secretary to Sir Dudley Carleton at Venice and later for a short time at the Hague। अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो थॉमस कैरी था वह सर डुडली कार्लेटन जो वेनिस का एक शासक था उसके वहाँ सेक्रेटरी सचिव बना। कुछ समय की बाद कम समय के लिए वह एक का भी सेक्रेटरी बना। यानी थॉमस कैरी बिकम सेक्रेटरी टू सर डुडली कार्लेटन एट वेनिस एंड आफ्टर सम टाइम्स ही बिकम सेक्रेटरी फॉर अ शॉर्ट टाइम एट हेग। He won the favor of King Charles and was appointed to an office at his court। वह किंग चार्ल्स की कृपा प्राप्त करने में सफल हुआ और किंग चार्ल्स ने उसको अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में उसको रख लिया, अपने कोर्ट में रख लिया, अपने दरबार में उसको रख लिया नौकरी पे। His reputation depends mainly on his love lyric The Rhapsody। जो उसका रेपुटेशन है, जो एज ए पोएट नेम और फेम उसने अचीव किया है, प्राप्त किया है, वह उसका एक लव लिरिक रैप्सडी है जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है। यानी एज अ पोएट ही बिकम फेमस आफ्टर कंपोजिंग हिज लव लिरिक रैप्सडी। रैप्सडी जो कविता है, जो लिरिक है, उसको कंपोज करने के बाद
एज ए पोएट या फेमस हो गया। और इसी के साथ साथ ट्रू ब्यूटी पोयम को भी इसने कंपोज किया था, जो बहुत ही एक डिडक्टिव पोयम है, एक शिक्षाप्रद कविता है, जिसमें जो पोएट है हमको सुंदरता के जो मूल्य होते हैं, जो गुण होते हैं, उसको बताते हुए कहता है। अब यो नो अबाउट द पोएम, and in this poem the poet praises the beauty of mind and soul, and he hates the physical beauty and sweetness. It is one of the most famous lyric of Carey. According to the poet, physical charm decays with the passage of time, and with the decay of those charms, the lover's feelings for his beloved decline. The poet teaches us we should not after physical beauty, because the physical beauty passed away or decrease with the passage of time, with the old time, but the beauty of mind and soul or spiritual beauty does not decay with the passage of time. जो आध्यात्मिक लव होता है उसका कभी विनाश नहीं होता, लेकिन जो शारीरिक सुंदरता होती है उसका विनाश हो जाता है। ये आगे हमको बताता है कि क्यों ऐसा होता है। फॉर और लाइक टू बी डिसेप्टिव, यानी जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो सब एक छलावा होता है, एक धोखा होता है। ही टेल्स अस दैट लव बेस्ड ऑन द रोजी चिक्स, स्टार लाइक आइज एंड कोरल लिप्स disappears the time passes. On the other hand, the spiritual love, the love of mind and soul, does not die even after death. यानी जो शारीरिक सुंदरता होती है वह समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है उसका कभी नाश नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होती है। तो ये पूरी जो कविता है वो उसमें जो कवि है सिमली का प्रयोग किया है। ये फिगर ऑफ स्पीच सिमली का बहुत अच्छा उदाहरण इस कविता में हमको दिखाई देता है। यानी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम हाइटन द पोएटिक इफेक्ट ऑफ द पोएम। इस कविता को इस जो फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा यूज होने के द्वारा बहुत ही अधिक ऊंचाई पे पहुंचा दिया है, बहुत ही फेमस ये पोएम हो गया है। तो इस तरह से कवि जो है हमको बताता है कि आध्यात्मिक लव क्या होती है या शारीरिक लव क्या होती है, और इस तरह से हमको क्या अपनाना चाहिए, इस चीज़ की सीख हमको देता है। और आगे वो कहता है कि वह व्यक्ति यानी प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अथवा मूंगे जैसे लाल ओंठों की प्रशंसा करता है, अथवा सितारे जैसे चमकदार आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए प्रेमाग्नि की खोज करता है, उसकी जो प्रेमाग्नि है वह अवश्य ही यानी समय के साथ साथ अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। परंतु एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार, शांति इच्छाएं और सहज प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय चिरस्थायी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द पोएट कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, ये वस्तुएं नहीं होती, वहाँ पर मैं गुलाबी गाल, लाल ओंठ और चमकीली आँखों से घिरा करता हूँ। तो इस तरह से ये जो पोएम है हमको ये सीख देती है कि जो सच्ची सुंदरता होती है वह क्या होती है। द ट्रू ब्यूटी इज ऑल्सो द स्पिरिचुअल ब्यूटी रिलेटेड टू द माइंड एंड सोल विथ वर्चूज, यानी जिसमें वह प्रेम जो आत्मा और मस्तिष्क से किया गया प्रेम हो, जिसमें अध्यात्म की झलक हो और जिसमें सद्गुण हो। यानी जिस प्रेम में सद्गुण नहीं होगा वह प्रेम जो है
नष्ट हो जाता है, लेकिन जिस प्रेम में सद्गुण होता है, अध्यात्म होती है, वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से अब हम लोग जानेंगे कि जो पोएट है वह हमको क्या बताने का प्रयास करता है। पोयम को देखिए। He that loves a rosy cheek or a coral lips admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes each decay, so his flames must wash away. He that loves a rosy cheek, अनि वह व्यक्ति अर्थात वह प्रेमी, लव्स का मतलब लव प्रेम करना, रोजी लाइक दैट फ्रूट्स, चिक्स का मतलब गाल, कोरल लिप्स, और प्रेशस कोरल मीन्स अ प्रेशस स्टोन, आणि लाइक दैट रेड लिप्स एडमायर, एडमायर मीन्स प्रेस, प्रशंसा करना। अनि वह व्यक्ति अर्थात वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अनि वह व्यक्ति या वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है और मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है। आर्थ्राम स्टार लाइक आइज डार्सी वेल टू मेंटेन हिज फाइट, या सितारे जैसे चमकदार आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स डीच डीके, यानी सितारे जैसी चमकदार आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन की खोज करता है, उसकी प्रेमाग्नि जो है अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि समय की गति अर्थात वृद्धावस्था के साथ साथ गुलाबी गाल, लाल ओठ और चमकीली आंखें नष्ट हो जाती हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स बीच डीके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट। ओल्ड टाइम्स विद द टाइम पासिस और द ओल्ड एज बीच डीके, डीके का मीन्स डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाता। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट। फ्लेम्स इंटेंसिटी लव ऑफ फायर, यानी जो उसकी प्रेम अग्नि है, जो प्रेम की अग्नि है, वो वास्तवे का मतलब डीके, नष्ट हो जाना। तो पूरी स्टेंजा का पुनः अर्थ देख लीजिए। वह व्यक्ति अर्थात वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है और सितारे और मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है, या सितारे जैसे चमकदार आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन की खोज करता है, उसकी प्रेमाग्नि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि समय की गति अर्थात वृद्धावस्था के साथ साथ जो गुलाबी गाल हैं, लाल ओठ हैं और सुंदर आँखें हैं, वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा को आप लोग देखें। बट टू स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desire, hearts with equal love combines, kind and never dying fires. Fear these are not I despise, lovely cheeks are lips are eyes. But a smooth and steadfast mind, but is smooth and always steadfast, firm or constant, mind का मतलब मस्तिष्क। लेकिन जो दृढ़ मस्तिष्क और सुंदर विचार, आगे स्टेंजा में कवि कह रहा है कि दृढ़ मस्तिष्क और सुंदर विचार और सहज प्रेम से जुड़ी हुई इच्छाएं, दृढ़ मस्तिष्क शांत विचार और शांत इच्छाएं और सहज प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय,
हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड्स, यानी कह रहे हैं कि सहज प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय। कैंडल नेवर डाइंग फायर, कह रहे हैं कि वो ऐसी चिरस्थायी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। फियर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, कह रहे कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, आई डिस्पाइस मीन्स हेट, घृणा करना, अपनी चीज़ कह रहे कि कभी करा है कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती वहाँ पर ये चीज़ों का मतलब यानी ये सहज प्रेम, जो सुंदर विचार है और शांति इच्छाएं और दृढ़ मस्तिष्क, यानी ये चीज़ें नहीं होती वहाँ पर हम, ये वस्तुएं नहीं होती वहाँ पर हम जो लाल ओंठ हैं, गुलाबी गाल हैं और जो सितारे जैसी चमकदार आंखें हैं उससे मैं खेड़ा करता हूँ। अब इसका पूरा देख लेने के बाद बोला, किंतु सहज प्रेम से जुड़ा हुआ दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार, साधनी इच्छाएं और सहज प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय चिरस्थायी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करते हैं। जहाँ पर ये वस्तुएं नहीं होती वहाँ पर मैं गुलाबी गाल, लाल होंठ और चमकीली आंखों से घिरा करता हूँ। तो इस तरह से आप पुनः एक बार दोनों स्टेंजा का पुनः हिंदी में आप देख लें। करें कि वह व्यक्ति अर्थात वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा मूंगे जैसी लाल होंठों की प्रशंसा करता है या सितारे जैसी चमकदार आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन की खोज करता है, उसकी प्रेमाग्नि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि समय की गति अर्थात वृद्धावस्था के साथ साथ शारीरिक सुंदरता, सुंदर गाल, लाल होंठ और चमकीली आंखें नष्ट हो जाती हैं, परंतु एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार, शांत इच्छाएं और सहज प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय चिरस्थायी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करते हैं। जहाँ पर ये वस्तुएं नहीं होती वहाँ पर मैं गुलाबी गाल, लाल होंठ और चमकीली आँखों से घिरा करता हूँ। तो इस तरह से कवि जो है हमको बताया है कि जो भी भिन्नताएँ होती हैं, यानी आध्यात्मिक प्रेम क्या होता है या जो शारीरिक प्रेम क्या होता है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल लव एंड फिजिकल लव। तो अगले वीडियोस में हम लोग जो नेक्स्ट पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसको पढ़ेंगे। थैंक्स।